प्यारे बच्चों, हम लोग 12th बोर्ड 2023 के लिए पिछले 10 सालों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज से हमको बहुत ज्यादा निराशा ये हो रहा है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और जितने बच्चे क्लासरूम में भी रहते थे वो लोग भी सारे लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, और जो देख नहीं रहे होंगे वो ना तो नोट्स बनाएंगे और ना उसको अच्छे से याद करेंगे। एक बात तुम जान लो बाबू, जो यहाँ पर करवाया जा रहा है वह बहुत ही मेहनत से करवाया जा रहा है, और यही सब क्वेश्चन को घुमा घुमा के 2 साल बाद 3 साल बाद ये पूछते रहता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में खास करके। ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। पिछले दिन हमने आपको सॉलिड स्टेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, और आज जो है ये हम आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर का करवाने जा रहे हैं। तो आप लोगों से कम एक बात तो जरूर कहेंगे कि जो भी चैप्टर करवा रहे हैं अभी आप पहले पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, खूब पढ़े हो फिर भी, नहीं पढ़े हो फिर भी, कम से कम ये जितना भी जो यहाँ पर करवाया जा रहा है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से आप रोज के रोज याद करते जाइए। अभी से भी जागिए और प्रयास कीजिए कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपका अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके आप। हम चूंकि ऑनलाइन पढ़ाते नहीं हैं ज्यादा, लॉकडाउन में पढ़ाते थे तो हम बहुत सारा व्यवस्था अपने पास रखे नहीं हुए हैं, सिर्फ काम चलाने के लायक रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पे कोई पढ़ाएगा तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वहां पर डिजिटल बोर्ड जो है कुछ अलग तरीके से बता देगा, या जो यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में लिखे हैं वह कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा। डिजिटल बोर्ड पे तो पढ़ाना और ज्यादा आसान होता है, सारा चीज ऑलरेडी पीपीटी बना हुआ होता है, यहाँ पर आया और बस डायरेक्ट समझा दिया गया। यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सारे चीजों को पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद समझाते हैं, ताकि जब हम लिखें उस समय का वीडियो आप देखकर बोर ना होने पाए। तो मेरी मेहनत को समझिए, और ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों का 12th बोर्ड में पहले नंबर अच्छा आ जाए, ये समझ लीजिए। क्योंकि इस बार से एनआईटी और आईआईटी ये दोनों जो है ये बात लागू कर दिया कि बोर्ड में 12th बोर्ड में 70% नंबर होना जरूरी, 75% नंबर होना जरूरी है अगर आपको एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन लेना है तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जब तक आपका 12th बोर्ड में नंबर अच्छा नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाइएगा आगे, ये समझ लीजिए। सभी बच्चों को हम ये बता रहे हैं बात को। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मेरे यहाँ ऑफलाइन में क्लास में पढ़ते हैं सिर्फ उनके लिए बता रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन में अभी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए भी बता रहे हैं, कहीं भी पर भी आप पढ़ते हो। तो ये हमारे पास एक सुनहरा मौसम आपके लिए अवसर है कि आप अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाए, याद करते जाइए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। और इसको एकदम आत्मसात आप कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब एक भरोसा तो रखना पड़ेगा आपको एक टीचर के जवान के ऊपर। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप नहीं मेहनत कीजिएगा, जब तक आप में वो आग नहीं आएगा कि हमको मेहनत करके अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, जिस तरीके से हम अपने आपको यहाँ पर आपके लिए खपा रहे हैं उस तरीके से आपको भी अपने लिए खपाना होगा, तभी आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी करना आपका काम है, आप करते हैं या नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, जो चैनल है प्रवीण होल केमिस्ट्री के नाम से बना हुआ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी कम से कम उसका एडवांटेज मिल पाए। ऐसा नहीं है कि 12th बोर्ड जो है वो कंपटीशन नहीं है कि दूसरा बच्चा आगे निकल जाएगा तो आप पीछे रह जाइएगा। तो दूसरे को भी लाभ पहुंच सके ऐसा आप काम करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे पिछले 10 सालों का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया जा रहा है वह क्वेश्चन है व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा है 2 मार्क्स में, और 2020 में भी पूछा है 3 मार्क्स में। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पर डिफरेंस नहीं पूछा है, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में डिफरेंशिएट करते हुए बताए हैं, ताकि अगर किसी एक के बारे में अगर जो लिखने के लिए आए तो आप उस चीज को भी लिख सकते हैं, और अगर दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आए
तो आप वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ फिगर भी बीच में लिख लिख के भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। अब देखिए आगे ये कहता है दूसरा पॉइंट कि द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इज सिमिलर टू दोज ऑफ प्योर स्टेट। अब ये आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां पर देखिए, मान लिया कि इसमें हम एक सॉल्यूशन लिए हैं, वह सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? दो कंपोनेंट का। दो कंपोनेंट कौन कौन है? एक ए है और एक है बी। मान लिया कि यहां पर हम लोग लिए हैं ये पानी और ये है दूध, और दोनों को मिला करके यहां पर एक सॉल्यूशन हम लोग बना दिए। अब ध्यान दीजिए, पहले तो पानी ही था ना, तो पानी के अपने कंपोनेंट के बीच में फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा। जो दूध है तो उसका जो अपना जो कंपोनेंट है उसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा। और यहां पर जब दोनों को मिला दिए तो ए और बी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम करेगा, ए और बी के बीच। तो इसको जो है, जो पहले खाली ए था तो इसको हम लोग प्योर स्टेट बोलते हैं, पहले खाली बी था तो इसको हम लोग प्योर स्टेट बोलते हैं। और जब ये सॉल्यूशन में आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए यही चीज यहां पर कह रहा है कि ए के बीच में जो फोर्स होगा, इंटरेक्शन का फोर्स होगा, वह फोर्स इक्वल होगा ए बी के फोर्स के बीच का और बी के बीच का फोर्स का। मतलब ये जो प्योर स्टेट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो यहां पर काम करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वह ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहता है उसके बीच का वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। और उसी तरीके से बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वह ए बी के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए आगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में चूंकि ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन वाले कंपोनेंट के बीच का, ये इक्वल नहीं होता है, ध्यान देना है। तो क्या यहां पर समझना है हम लोगों को कि आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स जो होता है किसके बीच? प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में, वह इक्वल होता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यह इक्वल नहीं होता है। अब आगे देखिए, जो थर्ड पॉइंट है इसमें, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होता है वह जीरो होता है, यानी जो पहले जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में भी होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहां पर कि चेंज इन वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वह जीरो होता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होता है वह जीरो के बराबर नहीं है। चाहे ज्यादा हो या कम हो तो बाद की बात है। वह बाद की बात कहां है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। एक में या तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन उसमें हम लोगों को नहीं आना है। हम लोग यहाँ पर सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन आए वो हम लोग अच्छे तरीके से उसको लिख दे। और लिखिएगा कब? जब हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तो समझाएंगे तो आप अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा, और जब याद कर लीजिएगा अच्छे से समझ के तब आप उसको लिख भी सकते हैं। लेकिन याद करना होगा, नहीं याद कीजिएगा कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट मोमेंट में भी अपने आप को स्थिर रख के काम कीजिए। अब देखिए, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो। इंथैल्पी क्या होता है? इंथैल्पी जो है वो हीट को हम लोग कहते हैं, एक तरह का हीट होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। इसमें विस्तार से नहीं जाएंगे अभी, लेकिन इंथैल्पी जो है वो एक तरह का हीट होता है। हीट के बारे में कह रहा है कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पर समझना क्या है कि जितना फोर्स इसको तोड़ने में लगेगा उतना ही फोर्स इसको बनने में लगेगा। इसको इन दोनों के बीच में जितना फोर्स इसको तोड़ने में लगेगा उतना ही फोर्स इसको बनाने में लगेगा, यानी जितना एनर्जी इसको तोड़ने में लगाना पड़ेगा उतना ही एनर्जी लग जाएगा इसको बनाने में। तो चेंज क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन वही यहां पर देख लीजिए कि चूंकि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये दोनों का बराबर नहीं है, तो हो सकता है कि जितना इसमें लगे उससे कम इसको बनाने में लगे, हो सकता है कि जितना इसमें हम लोगों को मिला उससे ज्यादा इसको बनाने में लगे। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से एक बार फिर से इसको बता देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ को ये फॉलो करता है, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करता है।
इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट और सॉल्यूशन में जो प्योर स्टेट के कंपोनेंट और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होता है उसमें इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। चेंज इन वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वह जीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम जो मिक्सचर का है वह जीरो नहीं होता है। चेंज इन इंथैल्पी जो मिक्सचर का है वह जीरो होता है, चेंज इन इंथैल्पी जो मिक्सचर का है वह जीरो नहीं होता है। अब देखिए आगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ये जो क्वेश्चन है इसी साल 2022 में 2 मार्क्स में पूछा है। अब देखिए वैसे सॉल्यूशन, अब वैसे 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन कितना भी हो सकता है, मतलब वैसे सॉल्यूशन जिसमें ये जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वह कांस्टेंट टेम्परेचर पे यानी सेम टेम्परेचर पे इक्वल हो। फिर से समझ लीजिए, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। द सॉल्यूशन व्हिच हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, 2 सॉल्यूशन है, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए और सेम टेम्परेचर पे अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो दोनों ही सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह इक्वल है। इस कारण से चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से ये रिलेटेड है वर्ड, इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ये तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर से सुन लो, वैसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, वैसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं सेम टेम्परेचर पे, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन और वैसे सॉल्यूशन को आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर एक न्यूमेरिकल है, जब वो बनाएंगे तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, उसी सारे क्वेश्चन को हम लोग यहां पर कर रहे हैं। कुछ फालतू चीज आप लोगों को अभी हम लोग, कुछ फालतू नहीं बोलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज हम आप लोगों को अभी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो भी सब्जेक्टिव। तो एक बार फिर से बताते हैं, व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप इस बात को लाइटली नहीं लीजिएगा। जो मटेरियल यहां पर दिया जा रहा है वो बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड पर भी नहीं मिल सकता है, या हो सकता है कहीं पर मिले, लेकिन इस तरीके से जो इतना हम मेहनत करके आपको समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, याद करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, जो बार बार हम प्रेरित कर रहे हैं, ये आप जरूर कीजिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर उसका आप नोट्स बनाइए और रोज के वीडियो को जितना भी जो आपको मटेरियल देते हैं उसको रोज याद कर लीजिए, नोट्स बनाइएगा। तो एक फायदा आपको रहेगा कि जब आपका एग्जाम नजदीक है तो 6 से 8 घंटे का जो आपका समय आपको समय मिलेगा, उस समय में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करके एग्जाम में बैठ सकते हैं और यही होगा फायदा आपको नोट्स बनाने का। अब यहां पर देखिए, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन जो है वह 2014 में पूछा है 2 नंबर में और 2021 में पूछा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कुछ और दूसरा क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, इसलिए उस क्वेश्चन को अलग बताएंगे। इसलिए यहां पर ये लिखे हैं 5/2 मार्क्स, आधा का ये था, आधे का कुछ और था। तो 2001 में, हाँ, ये अलग करके पूछे हुए था, ये बात समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन अलग था, इसलिए उसको 5/2 वहां पर कर दिए हैं। अब देखिए यहां पर पूछा क्या है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात, क्लास में भी ये बात बताया गया है, ऑस्मोसिस जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर, और डिफ्यूजन में गैस जो है उसका मूवमेंट होता है हायर से लोअर प्रेशर की ओर। अब ध्यान दीजिए फिर से, जो यहां पर लिखा हुआ है उस चीज को आपको बता रहे हैं। ऑस्मोसिस के बारे में जो लिखा हुआ है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी लोअर से हायर की ओर ये जाता है, तब उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक इसके उल्टा डिफ्यूजन में जब हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जब मूवमेंट होगा तब हम लोग उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस जो है ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए अप्लाई में आता है, डिफ्यूजन जो है वह सॉल्यूशन के लिए तो अप्लाई में
बहुत ही कम आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वह गैस के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखिए, चूंकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नीड होता है ऑस्मोसिस में, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नीड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, और इतना लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है, पूछ रहा है तो डिफरेंस हम बता दिए। अगर ऑस्मोसिस पूछेगा तो खाली ऑस्मोसिस का लिख दीजिए, डिफ्यूजन पूछेगा तो यही 3 लाइन लिख दीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारा काम आपका हो रहा है। स्पेशल अगर जो ऑस्मोसिस का डिफिनेशन पूछता है और स्पेशल अगर जो डिफ्यूजन का डिफिनेशन पूछता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है तो आप उस चीज को भी लिख सकते हैं इजीली। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिजोल्व इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी। इसका मोलरिटी निकालना है। अब देखिए ये 2021 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मोलरिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब में लीजिए, एमएल में लीजिए, सीसी में लीजिए, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, सेम रहता है। अब यहां पर देखिए मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, और NaOH है तो NaOH का जब मोलर मास आप निकालिएगा तो ये 40 आता है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो यहाँ पर 10 और ये जो है 3 जीरो कट जाएगा, ये हम लोग का फाइनली 1/2 बचेगा, 0.5 m। इसको मोलर बोलते हैं, या आप 0.5 मोल पर लीटर भी इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, 10 से काट दिए, 3 जीरो है, 2 यहां पे काट दिए, 1/2 बच गया, 0.5 आ गया मोल पर लीटर। तो ये क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा है 2 नंबर का। यही सब क्वेश्चन रिपीट करते रहेगा जो यहाँ पे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन जो बच्चा कर लेगा वो 95% प्लस क्वेश्चन को सोल्व करके एग्जाम से बाहर निकलेगा। ये आप समझ लीजिए एग्जामिनेशन हॉल से। इसको स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक ही क्लास में ये करवा रहे हैं, 1 घंटे में ये करवा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि वही चीज बताया जा रहा है जो एग्जाम में इसी सब में से घुमा फिरा के पूछेगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां पर देखिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब देखिए, किसी भी चीज का मान लिया सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है आपका वाटर प्लस शुगर का, तो वाटर यहां पर लीजिएगा ना जी, तो पानी जो है और ये जो सॉल्यूशन जो बना हुआ है पानी और चीनी का, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा कम होगा, यानी पानी का ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट, समझिए। तो ये जो पानी का जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है घटना, लोअर, लो। आ रही है बात समझ में? तो सॉल्वेंट, पानी जो है यहां पर ये सॉल्वेंट हो गया, और वाटर प्लस शुगर जो है ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, दिस इज ऑलवेज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट मींस वाटर। यहां पर ऐसे वाटर को प्योर सॉल्वेंट हम लिए हैं, तो दूसरा भी हो सकता है प्योर सॉल्वेंट जिसमें कोई और मिक्स नहीं हो। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ भी है, it has been always observed that the freezing point of a solution is always lower than that of pure solvent. This decrease in freezing point is called depression in freezing point. ये जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए इसका थोड़ा बहुत मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बता दिए हैं। TF ले लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF नॉट ले लिए हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा TF जो ले लिए हैं दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट वाला ज्यादा है ना जी, तो सॉल्वेंट वाले में से घटाएंगे किसका, सॉल्यूशन वाले का। तो ये यहां तक लिख दीजिएगा, ये पूरा का पूरा आपका 1.5 नंबर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए 2017 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स का, और इसमें और भी कुछ क्वेश्चन था जो 3.5 यानी 3.5 नंबर का, ये 5 नंबर वाले में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका एक पार्ट यहां पर बता रहे हैं डिफिनेशन। तो यहां पर समझिए, फिर से हम इस बात को आपको बता रहे हैं, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए
उसको, और जो आपको लगता है कि सर को थोड़ा बहुत हमको कुछ बताना चाहिए कि सर ये सुधार कीजिए, तो देखिए व्हाइट बोर्ड पर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हम अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर जो कुछ कमेंट में लिखते हैं तो उस पर जरूर हम ध्यान देंगे। तो उसमें आप जरूर लिखिए, अच्छा अगर जो आपको लग रहा है तो वो भी लिखिए, अगर कुछ लग रहा है कि सर को थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो आप उस बात को भी लिखिए, उस पर इंप्रूवमेंट जरूर किया जाएगा। और आप वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक लिए हैं, जो 3 साल ये क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। हालांकि एक बात ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड का हम नाम ले रहे हैं तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार बोर्ड के लिए नाम चूंकि इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा बच्चे जो हम लोगों के कोचिंग में आते हैं वो बिहार बोर्ड के होते हैं, और सीबीएसई वाले बच्चों का वैसे भी मिला जुला के प्रिपरेशन ठीक रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे बिहार बोर्ड के होते हैं जो गांव देहात में होते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई उनकी अच्छी से नहीं हुई है, तो लास्ट मोमेंट में उनके फायदे के लिए ये हम काम कर रहे हैं। और खास करके अपने जो कोचिंग के क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ एक जरूर फर्क है कि अब हम बहुत ज्यादा स्मार्ट टीचर नहीं है, इसलिए डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आप लोगों का समर्थन होगा, अगर इसी वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके दिखाएंगे तो आगे में वो सारा प्रयास भी, और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो सब भी किया जाएगा। लेकिन हम लोगों का मकसद ये है कि अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए, कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिए हैं, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन 2016 में 2 नंबर में पूछा है, 2020 में 2 नंबर में पूछा है, 2021 में 5 नंबर में पूछा है। अब ध्यान दीजिए 2021 में जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा है तो ये कंप्लीट पूछा है, और अगर ये 2 नंबर में पूछा है तो आप ये समझिए कि व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें यहीं तक का आंसर लिखना है, लेकिन अगर 5 नंबर का आए तो उसमें ये भी आपको डिराइव करके लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए, अभी जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो वहां पर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वह है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है। अब ये ज्यादा होना, इंक्रीज होना, इसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखें, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर हम लोग टीवी ले लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी नॉट ले लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीवी ले लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ऊपर में कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी, टीवी कौन, सॉल्यूशन वाला ज्यादा एनर्जी, माइनस टीवी नॉट किसका, सॉल्वेंट वाला कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे और ये जो आ जाएगा हम लोगों का, ये आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए आगे में मैथमेटिकल डेरिवेशन, क्योंकि सेकंड पार्ट में पूछा है कि फाइंड मोलिकुलर वेट। अब देखिए डेल्टा टीवी जो होता है वह मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि मोलैलिटी जितना ज्यादा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। एम जो है वह मोलैलिटी है, केबी जो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो कांस्टेंट लेंगे, केबी ले लिए कांस्टेंट, केबी जो है इसको हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए मोलैलिटी का वैल्यू इसमें हम लोग डाल देंगे, तो केबी तो है ही, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, मोलैलिटी के जगह पे इसका फॉर्मूला जो हम आप लोगों को बताए हैं उस फॉर्मूला को यहां पर डाल दिए, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, और W1 जब ग्राम में लेंगे तो ऊपर में 1000 रहेंगे, लेकिन अगर जो W1 केजी में दिया हुआ है तो ऊपर में 1000 लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादातर होता क्या है कि ये ग्राम में ही दिया हुआ रहता है। W2 जो है यहाँ पर दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में, 2020 में और 2021 में पूछा है, 22 में नहीं पूछा है, इसलिए 23 में इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ही प्रबल है मेरे अनुसार, इसलिए बहुत ही आप लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अब आगे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बैंक का
क्वेश्चन है और इसी से उलट पुलट के क्वेश्चन देगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और अब आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इसी का एक पार्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पहले हम लोग सोल्व कर चुके हैं, जो हम आपको बताए थे कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन और 3.5 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है, जो 2017 में ये दोनों मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए ये क्वेश्चन 15, 16, 17 उसके बाद नहीं पूछा है, 15, 16, 17 उसके बाद नहीं पूछा है। क्या संभावना नहीं है कि 2023 में ये क्वेश्चन आ सकता है? बहुत ही प्रबल संभावना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2023 में आने का, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रोल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस यूजिंग रोल्स लॉ। तो यहां पर ये दोनों ही क्वेश्चन जो है आपका 2023 में, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों ही क्वेश्चन 2023 में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपका जो पिछले वाला बताए थे 2021 में पूछा था, जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 15, 16, 17 लगातार 3 साल पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है। ध्यान दीजिए इस पे, ये वाला जो है यहां पे कह रहा है कि रोल्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक्सप्लेन कीजिए हाउ इट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। अब देखिए यहां पर रोल्स लॉ, सबसे पहले रोल्स लॉ नॉन वोलेटाइल वाले के लिए कहता क्या है, तो रोल्स लॉ या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो रोल्स लॉ कहता यह है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, समझिएगा, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए रिलेटिव लोअरिंग वो भी समझा देंगे अच्छे से। पी नॉट मान लीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पीएस मान लीजिए कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, पी नॉट माइनस पीएस, ये क्या हो गया, एक में से दूसरे को घटाए तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया ना, क्योंकि सॉल्वेंट का ज्यादा है यहां पर सॉल्यूशन का कम है, तभी ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा वाले में से कम को घटा दिए तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसी में से जो पी नॉट है उसको डिवाइड कर दिए तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। अब लॉ में क्या कहता है ये समझिए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी दिस इज इक्वल टू दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर जो x2 है वह क्या है, मोल फ्रैक्शन है, क्या है जी, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना। हालांकि बाकी और भी चीजों को लिखना है, लिखेंगे आगे। x2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सब्सटेंस का जब मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं उसके मोल को ऊपर में रखिए, टोटल मोल को नीचे में रखिए, ये मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। तो अगर x2 निकालिएगा तो n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब n1 भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, यानी मोल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, तो मोल कैसे निकालेंगे, मास बाई मोलर मास, यानी n1 जब निकालिएगा तो m1 स्मॉल डिवाइडेड बाई कैपिटल M1, n2 इज इक्वल टू m2 स्मॉल m2 कैपिटल M2। अब ये क्या है देखिए, स्मॉल वाला जो है वह मास है और कैपिटल M जो है वह मोलर मास है, ये सब चीज लिखेंगे। अभी ध्यान दीजिए यहां पर आप जो डिराइव किए हैं इस फार्मूला को, तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2 के जगह पे आप ये वाला लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब देखिए n2 का वैल्यू ये वाला डाल सकते हैं ना, और n1 का वैल्यू ये वाला डाल सकते हैं, फिर यहां पर n2 है तो उसका वैल्यू फिर ये वाला हम लोग डालेंगे। और हम आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाते समय बताए थे कि जब सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर जाता है तो सेकंड कंपोनेंट जो नीचे में रहता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर लिखा गया है ऑन कैलकुलेटिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। अब देखिए इसको जब नेग्लेक्ट कर दीजिएगा और हम लोगों को निकालना क्या है, ये वाला m2, देखिए m2 बाई m2 स्मॉल कैपिटल है, इनटू ये वाला ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। अब जब हम लोगों को ये वाला निकालना है
तो ध्यान रखिए, इसको लेकर चल जाइए इधर, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, और जो नीचे में था यहाँ, ये वाला ऊपर में चल गया। तो M2 M1 P0, M1 कॉमन P0 माइनस PS। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर आप ले लीजिए, और फिर जो वहां पर फॉर्मूला में जो यूज हुआ है उसको डिफाइन कर देंगे कि कौन है वहां पर क्या। अब यहां पर आप देखिए दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले X2 तो लिख ही दिए हैं वहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट N2 N1 M1 M2 कैपिटल M1 कैपिटल M2। हाँ ये सब लिखिएगा। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये समझ लीजिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये स्मॉल है तो मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर ये स्मॉल है तो मास ऑफ सॉल्यूट। जहां पे फर्स्ट का सेकंड कंपोनेंट होगा वहां पर सॉल्यूट, जहां पे फर्स्ट कंपोनेंट होगा वहां पर सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब ये आप कंप्लीट लिख देंगे, और क्लासरूम के बच्चे ध्यान रखो, ये सब चीज क्लास में बताया हुआ है। अब तुम लोग तो वहां पर पढ़े नहीं होगे, याद नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री शुरू में पढ़ाए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी से बेवकूफों खूब समय देकर पढ़ो, पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, याद करो। 3 चीज, पहले वीडियो को बढ़िया से देखो, समझो, स्क्रीनशॉट साथ में साथ लेते जाओ, सेकंड स्टेप में नोट्स बनाओ, थर्ड स्टेप में फिर उसके बाद तुम उसको खूब जम के याद करो, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल आता कितना है? न्यूमेरिकल बहुत कम आता है बोर्ड के एग्जाम में। जब तुमको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना, वहां जी और नीट के एग्जाम में ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, 80% न्यूमेरिकल होता है। तो वहां पे हम लोग आगे जब फिर उसका आगे प्लान बनाएंगे, अभी बहुत सारा चीज बोल दे और करे नहीं तो ठीक नहीं है। और स्मार्ट डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत रहो, जहां पे अच्छा पढ़ाया जाए वहां पे अच्छे से पढ़ाई करो। बोर्ड बहुत अच्छा हो, कोई अपना चेहरा भी नहीं दिखाता है, वहां पर क्या किया जाता है, देखिए इसका आंसर ये हो गया, कितना हो गया बच्चा, डी हो गया। क्या वैसे करना है? वैसे करने से तुमको समझ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। समझ में तुमको तब आएगा जब एक टीचर सामने से किसी भी चीज को अच्छे से डिराइव कर करके तुमको बताएगा। हालांकि हम यहाँ पर डिराइव किया हुआ लिख दे रहे हैं, तब तुम लोग को समझा रहे हो, इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो समय है, जितना लंबा जो वीडियो जो बन जाएगा, तो थोड़ा सा कम जो है वो जीबी का वीडियो बने, ताकि हमको अपलोड करने में सुविधा होगा, तुम लोगों को देखने में भी सुविधा होगा। नहीं तो वैसे करोगे तो 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग देख भी नहीं पाओगे, तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे, तुम लोग उसको याद भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने उस टाइम को बचाते हुए आगे का हम काम करते जा रहे हैं। अब इसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां पर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब ऑलरेडी बोर्ड में पूछा हुआ है। और सारा क्वेश्चन को देखिएगा, हम तो 2013 के बाद से लगभग क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी पिछले 10 सालों का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10 सालों का। और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, तो कम से कम तो ये काम तो कर लो भाई, कि जो अभी पढ़ाया जा रहा है कम से कम इसको अच्छे से नोट्स बना करके याद तो कर ले, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन ना बाहर, मतलब अगर जो सर बोल रहे हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसको याद कर लेंगे तो हम लोग एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। अब दे नहीं पाएंगे, अच्छा नंबर ला पाएंगे, इसकी गारंटी है फुल्ली 100%। तो इतना तो कर लो। लास्ट मोमेंट में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले 10 सालों का। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन लिया गया है, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिफाइन कर रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2019 में 5 नंबर में पूछा है, 2013 में भी 5 नंबर में पूछा है। अब सबसे पहले तो तुम लोग को ऑस्मोसिस ऑलरेडी बताया गया है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए जब सॉल्वेंट एंट्री करता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझो। यहाँ पर बहुत दिनों बाद जब इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभी बोलने में जो है
वह मतलब कि उतना फ्लो नहीं बन पाता है, धीरे धीरे ये हैबिचुएटेड हो जाएंगे क्योंकि बहुत दिन बाद स्टार्ट किए हैं। क्लासरूम का पढ़ाई और यहाँ का पढ़ाई में बहुत का डिफरेंस होता है। क्लासरूम में बच्चों को देखकर बोलना होता है, यहाँ पर बिना बच्चों के बोलना पड़ता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम एनर्जी लगाते हैं। अब देखिए वहां पर क्या है, और वहां से क्लासरूम के अंदर में सपोर्टिंग एनर्जी मिलता है, यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाता है। अब देखिए सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा है, तो सॉल्वेंट के एंट्री को रोकने के लिए ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से सुन लो, सॉल्वेंट के एंट्री को रोकने के लिए सेमी परमिएबल कम से कम जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, प्रेशर को फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसी का देखो, प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को के बारे में जान लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर पाई या पी जो है वो ऑस्मोटिक ये प्रेशर है, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग बोलेंगे। ये प्रेशर जो है दिस इज ऑस्मोटिक, पहले लगा लेना तुम लोग, ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर, V जो है वह वॉल्यूम है, N जो है वह नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। अब PV इज इक्वल टू nRT तो सब लोग जानते हो, गैसेस स्टेट में पढ़ा था। अब P इज इक्वल टू N बाई V RT। N बाई V जो है, अब देखो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है ना, या कह सकते हो कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो देखो हियर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, depends upon the molar concentration, not upon the nature of solute. Hence, it is colligative property. अब देखो जो 2013 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नहीं में गलती लिखा हुआ है। वहां पर कह रहा है कि प्रूव करो कि मोलिकुलर प्रॉपर्टी है। अरे मोलिकुलर प्रॉपर्टी है ये नहीं है तो हम लोग कैसे प्रूव करें कि मोलिकुलर प्रॉपर्टी है? ये जो है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। खैर हो सकता है, अब यहां पर ध्यान दे, वो भी क्वेश्चन वहां पर सही हो, हम देखने में ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन एक लगता है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, इसमें व्हाई डज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन और या लिक्विड डिक्रीजेज आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अब ये जो 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 2018 में 2 नंबर में पूछा था। मतलब किसी भी लिक्विड में जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डालते हैं तो क्या कहते हैं कि वेपर प्रेशर घट जाता है। तो क्यों घटता है, अब यहां पर इस बात का हम लोग आंसर लेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहां पर एक, इसके लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तो पहले एक काम करते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर देते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आ जाएगा, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर डील कर लेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने के बाद जो वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वह घट कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे, इसको मिटा देंगे, फिर इसको हम लोग बना लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी P वह दिया हुआ है कितना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2.46 atm, 2.46 atm। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, और टेम्परेचर जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करके चलते हैं, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है वैल्यू उसमें 273 जोड़ देते हैं, 300 केल्विन यहां पर आ गया। अब देखिए R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल होता है। अब हम लोगों को यहाँ पर P इज इक्वल टू CRT जानते हैं ना जी, तो C इज इक्वल टू P बाई RT हो जाएगा ना, सबका वैल्यू डाल दीजिए। P का 2.46, R का वैल्यू आपके पास है 0.0821 इंटू 300। अगर आप टोटल सोल्व करके यहाँ पर जो लाइएगा तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। ये हम लोगों का इसका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन देखा है, इसको भी पेंडिंग में डाल दिए हैं क्योंकि इसके लिए हम लोगों के पास स्पेस नहीं बचा, इसको फिर से लिख के हम लोग बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि
इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और सेमी पर यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट के एंट्री को रोकने के लिए बाहर वाले सॉल्यूशन या लिक्विड पर फोर्स लगाता है या प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन करते जाए। सो देख एक बात समझ लीजिए, सॉल्यूशन बड़ा चैप्टर है, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उगना नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि हम लोग 10 साल का क्वेश्चन बैंक जब कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे और इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव ही बनेगा। लेकिन फिर भी हम बोले हैं कि करीब करीब जो हम अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, करीब करीब हर चैप्टर में 30 से 50 ऑब्जेक्टिव के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो करवा देंगे। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक में जो पिछले 10 सालों का जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है उसको भी करवा देंगे। लेकिन उन सभी चीजों से पहले हम आप लोगों को सब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं, एकदम लाइन बाय लाइन एक क्वेश्चन और आंसर पिछले 10 सालों का, क्योंकि ऐसा जो है बहुत कम लोग करवा रहा है। करवा भी रहा है तो घिसा पीटा किताब का लिखा हुआ बोर्ड पे आ रहा है, उसको समझा दे रहा है, क्या लिखा हुआ है खुद में नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों को क्या समझाए वो भी। खैर छोड़ो, दूसरे की बात, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये लास्ट है, न्यूमेरिकल है 2। हालांकि न्यूमेरिकल पूछेगा इसी टाइप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही न्यूमेरिकल पूछ देगा। न्यूमेरिकल का जो है वह डाटा चेंज कर करके पूछता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 बार पूछा है, 2014 में, 2016 में। 2014 में ये 5 मार्क्स में पूछा है और 2016 में भी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा है। और जो नीचे वाला जो क्वेश्चन है जो 10 ग्राम वाला है, ये पूछे हुए है 2018 का और ये 2 मार्क्स में। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझा देते हैं, व्हाई डज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज आफ्टर द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हम लोग वेपर प्रेशर का चर्चा कर रहे हैं, किसका? लिक्विड का। तो अगर हम लोग वेपर प्रेशर का चर्चा कर रहे हैं लिक्विड का, इसका मतलब कि उसमें वेपर बन रहा है, यानी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वह मिनिमम जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी वह हाइयर टेम्परेचर पे है। अब वह हाइयर टेम्परेचर है और उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल रहे हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। चूंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वह वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है नॉन वोलेटाइल, यानी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने वाला। तो होता क्या है कि जब उसको हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो वह क्या होता है कि उसका टेम्परेचर लिक्विड में डालने के पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, अब वह लिक्विड में डालने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता है और जितना वह टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, यानी जितना वह हीट लिक्विड से लेगा उतना हीट जो है वह लिक्विड का वह घटेगा। तो हीट घटेगा तो वह उसका टेम्परेचर भी घटेगा, और टेम्परेचर अगर जो लिक्विड का घटेगा तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो यही कारण है कि यहां पर जो वेपर प्रेशर जो है वह लिक्विड का घटता है जब हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, क्योंकि वह सबसे पहली रीजन है कि चूंकि वह वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। देखिए स्टेटमेंट को समझ लीजिए, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑन हीटिंग। पहला, बिफोर एडिंग द टेम्परेचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज लोअर देन लिक्विड एंड आफ्टर यहां पे 2 बार आ गया है, काट देंगे एक बार। आफ्टर, हाँ ये यहां पर एडिंग होना चाहिए, आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन किसको? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को। कहां पर? लिक्विड में। आफ्टर एडिशन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज ड्यू टू व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। अब समझिए कि जितना, अब तुम समझ लो यहां पर एक बात,
कि टेम्परेचर किसी भी चीज का जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। टेम्परेचर घटाओगे, थोड़ा देर छोड़ दो, पानी को उबाल दो और थोड़ा देर छोड़ दो, बंद कर दो गैस को, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर घटेगा, गर्म से वह ठंडा की ओर आएगा। तो गर्म से जब वह ठंडा की ओर आएगा तो जो वेपर अंदर में तुम्हारा बना हुआ है वह वेपर धीरे धीरे कॉन्डेंस होकर वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर भी घट गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर चूंकि जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं तो वह चूंकि पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है तो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वह लिक्विड से कुछ हीट लेता है, तो लिक्विड से हीट लेता है तो लिक्विड का हीट घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा लिक्विड का। अब आगे देखिए, दो ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पर समझ लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल 2014 में आया है 5 नंबर में, 2016 में आया है 5 नंबर में, डाटा चेंज करके हो सकता है 2023 में फिर ये न्यूमेरिकल दे दे 5 नंबर में। कौन क्वेश्चन आएगा ये तो गारंटी, ये तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन यही सब में से आएगा, ये गारंटी है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज जो है वो 18 ग्राम है, तो हम लोग सेकंड कंपोनेंट को W2 से डिनोट करते हैं। ग्लूकोज का जो वेट हो गया वह 18 ग्राम हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि 1 kg वाटर में इसको ऐड किया जा रहा है, तो वाटर W1 फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग सॉल्वेंट को लेते हैं, सेकंड कंपोनेंट हम लोग सॉल्यूट को लेते हैं, और ये 1 kg है तो ये ग्राम में है और ये kg में है, दोनों को सेम यूनिट में कर लेंगे, तो इसी को हम लोग 1000 में कर लेंगे ग्राम में। आगे देखिए क्या कह रहा है, इतना बार इसका प्रेशर है, प्रेशर को यहां पर कोई लेना देना नहीं है। एट व्हाट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पूछ रहा है, ये विल वाटर बॉयल, और केबी जो है वह दिया हुआ है 0.52। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप डेल्टा टीबी निकाल लीजिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2 इंटू M2, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबका वैल्यू डाल दो। M2 कौन है, ग्लूकोज है ना जी, तो ग्लूकोज के लिए मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है, सभी को पता होना चाहिए। आप लोग 11th और 12th करते करते अब आप 12th के बोर्ड देने के लिए आ गए हैं, तो यार ये तो पता ही होना चाहिए कि ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है 180 होता है, शुगर का जो मोलर मास होता है वह 342 होता है। अब देखिए सारे चीजों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, डाल दीजिए यहाँ पर। केबी जो है 0.52, W2 कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और ये जो है देखिए कितना आसान कैलकुलेशन भी है, कैलकुलेशन भी काफी आसान है। W1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, और फिर उसके बाद कौन है M2 का वैल्यू कितना है 180 है। अब क्लास में पढ़े होते, जो लोग क्लास में पढ़ा है उनको तो पता है ये चीज, और जो बच्चे क्लास में नहीं पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान से इसको याद कर लेंगे। और क्या कि W2 जो है वह सॉल्यूट का वेट है, W1 है वो जो है वह सॉल्वेंट का वेट है, बार बार तो इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है, इसको काटिए तो नीचे में आ जाएगा 10, ये और ये पूरा कट गया। अब ये 10 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आगे ले लीजिए, तो ये आ गया आपका डेल्टा टीबी, और हम लोगों को निकालना है, देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट टीबी निकालना है, तो टीबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टीबी नॉट। अब देखो डेल्टा टीबी तुम्हारा 0.052 आया है ना, सेम न्यूमेरिकल क्लास में करवाया गया है, जो लोग क्लास किया होगा उन लोगों को पता होगा कि ये न्यूमेरिकल क्लास में हुआ है ये जो। अब देखो टीबी नॉट यहाँ पे डेल्टा टीबी तो निकल गया, टीबी नॉट जो है वह क्या चीज का है, बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नॉट बताए हैं डेरिवेशन में, टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट कौन होता है, वाटर होता है, तो टीबी नॉट जो है वह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया। अब समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है या इतना। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कि नहीं है, तो ये जो डाटा जो न्यूमेरिकली जो निकल के आया ये बात ये भी प्रूव करता है कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होता है, और इसी ज्यादा होना को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देख लो बाबू आगे एक लास्ट क्वेश्चन,
ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है, और ये क्वेश्चन 2018 में 2 नंबर में पूछा है। 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर लोअर कह दिया है, यानी लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीवी जो है इसमें वह डायरेक्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया है। अब देखो 10 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट को W2 से, और ये 10 ग्राम है, और जो सॉल्वेंट है देखो 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहां पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर नहीं लिया गया है, वो बेंजीन लिया गया है, और ये जो है वो 100 ग्राम है। और जो बेंजीन का जो मोलर मास होता है, हालांकि मोलर मास का यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेंगे जो फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हम लोगों को M2 निकालना है। अब देखो अभी हम लोगों ने ये लिखा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, और W1 ऊपर में 1000 अगर जो रख रहे हैं तो ये जो W1 है ये ग्राम में होना चाहिए। अब देखो ये वाला 1 दिया हुआ है, केबी का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर 5.23 दे दिया है, क्योंकि केबी का वैल्यू इसमें 0.52 किसके लिए था, वाटर के लिए। जब हम लोग का सॉल्वेंट वाटर था, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, तो उसके लिए 5.23 दिया है। अब देखो 5.23 इंटू W2 जो है वह 10 इंटू 1000 और M2 जो है ये हम लोगों को निकालना है ना जी, मोलर मास, हाँ ये निकालना है, और W1 जो दिया हुआ है वह 100 दिया हुआ है। अब इसको इससे काट दिया तो M2 कितना आ जाएगा, देखो 10 से और 10 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 523 ग्राम पर मोल हो गया आंसर। जितना आज सॉल्यूशन में सब्जेक्टिव हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से पूछेगा 2023 के एग्जाम में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, वह तो बनेगा ही, साथ ही साथ इसके हेल्प से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। लेकिन हर एक जैसे भी चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, जैसे ही सब्जेक्टिव खत्म होगा फिर उसके बाद सब चैप्टर वाइज ही हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। लेकिन एक काम तो करना होगा कि नहीं पढ़ोगे अपने से तक कुछ नहीं होगा। सबका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नोट्स बनाओ, और नोट्स को अच्छे से याद करो, और इस तरीके से याद करो कि जब एग्जाम में तुम लोगों को 5-6 घंटा का जब समय है, और उस समय जब तुम रिवीजन करो तो हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन का तुम आंसर लर्न किए हुए रहो। उसी क्वेश्चन में से कभी कभी तोड़ के पूछ देगा कि इसका इतना ही बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसी में पूछ देगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ही मोलिकुलर वेट इससे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया। इससे ज्यादा तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, जब तुम एग्जाम देकर निकलोगे तब तुमको पता चलेगा। तो इसके लिए तुम और अपने दोस्तों को भी आप लोग बताइए, प्रवीण होल केमिस्ट्री पटना जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब करेगा लोग, और इसको तुम लोग अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि दूसरे भी बच्चों को फायदा हो सके, जो लोग भी बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों का, ये आपको आज संडे है, और संडे का मतलब है कि आज 18 तारीख है दिसंबर का, ये 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। कल का वीडियो जो सॉलिड स्टेट का जो बच्चे नहीं देखे हैं वो लोग सॉल्यूशन देख लेने के बाद सॉलिड स्टेट का भी वीडियो देख लेंगे, वो भी डाला हुआ है। धीरे धीरे मेरे फ्लो में और भी सुधार आते जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने का हम लोगों को उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो क्लासरूम का एक्सपीरियंस एक अलग होता है, ऑनलाइन में बिना बच्चे के सामने रहे हुए और पढ़ाना एक अलग बात होता है। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी डेवलपमेंट होते जाएगा, और प्रयास करेंगे हर दिन की आप लोगों को अच्छे तरीके से बोलकर समझाकर पढ़ाएं। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, इधर उधर जो भटकाव होता है उस भटकाव से बचिए, और सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखिए, कुछ नीट और जी अभी नहीं सोचना है, अभी सिर्फ 12th बोर्ड एकदम एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन को सिर्फ चिड़िया का आंख देखना था, बछड़ी का आंख देखना था, उसी तरीके का आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि आप सिर्फ 12th बोर्ड को देखिए, ना जी देखिए ना नीट देखिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो जाएगा। ओके, थैंक यू।